हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा एडुटेरिया की बुक से प्रैक्टिस सेट चल रहा था बिहार दरोगा के लिए, जिसका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाला है, तो उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, जिसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके वहाँ से सेट दे लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और निगेटिव मार्किंग आपका 0.2 कटेगा 1 क्वेश्चन मिस्टेक पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मार्शैम मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो यह जो है मार्शम्स एक मिसाइल है, इसका प्रशिक्षण जो है भारत और इजराइल के साथ मिलकर किया है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इसका प्रशिक्षण किया है और यह जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बी है क्रंच, उसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और इसे 2021 में भारतीय नौसेना ने शामिल किया था। कब? 2021 में। केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने भारत में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को साक्षरता 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एनआईओएस को, यूनेस्को द्वारा। और इसकी स्थापना, एनआईओएस का स्थापना कब हुआ था? 1989 में इसका स्थापना हुआ था, 1989 में। 2021 के लिए भौतिक का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाए इसमें दिया है स्क्यूरो मानेबे, क्लास हैसलमैन, जियोर्जी पोरेसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2021 का नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मानेबे को, क्लास हैसलमैन को और जियोर्जियो पेरेसी को दिया गया है। और यह तीनों जो है, ये स्क्यूरो जो है वो जापान के हैं, क्लास हैसलमैन जर्मनी के हैं और जियोर्जी पेरेसी जो है वो इटली के हैं। तो कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया है? तो अब इस बार जो पहली बार ऐसा हुआ है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 देश ने भाग लिया है। कब? 5 देश। वो कौन कौन देश है? तो भूटान है, मालदीव है, सेंट विसेंट है और पराग्वे और फिर ग्रीन डेनिस। ये 5 देश है जो पहली बार भाग लिया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार इस 5 देश ने भाग लिया है। कौन कौन? भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रीन डेनिस। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। और इनकी जो पुस्तक, तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम का। और इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी कविता है एक, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। इसी के लिए इनको दिया गया है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अनामिका जो है, इनको दिया गया है, अनामिका जो है हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इनकी कविता है एक, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में दिया गया है। और कमलकांत झा जो है, उनको दिया गया है, कमलकांत झा को दिया गया है मैथिली भाषा के लिए। किसके लिए? मैथिली भाषा के लिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उर्दू भाषा में किसे दिया गया है? तो हुसैन उल हक को दिया गया है। क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। जो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली में है और प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। और विश्व में सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर, जो पाकिस्तान का है, वो है विश्व में पूछा जाए तो। उसके बाद है सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो
तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 120वां है। इसे भी हम एक ट्रिक से बताए थे। और पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है सतत विकास रिपोर्ट में, और भारत का 120वां स्थान है। अब है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम था 2021 में इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड 2021 का थीम था। घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो घर घर औषधि योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी प्रदान करना है। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो बजट 2021 से 22 के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बजट आवंटित किया गया है वो 34,300 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की आय जो है प्रति व्यक्ति सबसे कम है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो आय है वो गोवा का है। उसके बाद है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला पहला भारत का राज्य बना है? तो गोवा जो है वो अपने राज्य में पहली बार भारत का पहला राज्य ऐसा है जिन्होंने पानी मुफ्त देने का फैसला किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की है। तो 33%। बिहार सरकार ने 2021 में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिला को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब है कि दुनिया का सबसे ऊंचा अर्ज ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह जो है कश्मीर में चिनाब नदी उस पर किया गया है। दुनिया का सबसे अर्ज ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी उस पर बनाया जा रहा है। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान रोहित कुमार को नियुक्त किया है, जबकि उप कप्तान जो बने हैं वो KL राहुल बने हैं। KL राहुल क्या बने हैं? उप कप्तान बने हैं, और ये कप्तान बने हैं। ठीक है, रोहित शर्मा। ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट पर। यात्रियों को ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सीप्योर की स्थापना की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में। जबकि विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। भारत तथा रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिंद महासागर में। भारत तथा रूस के मध्य जो इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है वो हिंद महासागर में किया गया है, और 2021 में इसका आयोजन हिंद महासागर में किया जाएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापना किया जा रहा है, बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है, रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें डेनमार्क तथा रवांडा के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो दिव्या दत्ता की पुस्तक है द स्टार्स इन स्काई, के लेखक कौन है? दिव्या दत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समझौता ज्ञापन के पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 से 88 में MOU की पद्धति सर्वप्रथम शुरू की गई थी। और केंद्र सरकार ने अर्जुन सेन गुप्ता समिति की अनुशंसा पर सर्वप्रथम 1987 से 88 समझौता ज्ञापन पद्धति शुरुआत की थी। किसके अनुशंसा पर? अर्जुन सेन गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। और इसका उद्देश्य था लोक उपक्रमों की स्वायत्तता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। दुर्लभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो वैसी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष कर, अब अगला क्वेश्चन है कि रेखा समिति का संबंध है। तो रेखा समिति का जो संबंध है वो अप्रत्यक्ष कर से है। अप्रत्यक्ष कर के समय रेखा समिति से, और प्रत्यक्ष कर जो है वो बांजू समिति से संबंधित है। किससे? बांजू समिति से। और LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से ही है। राजा चलेया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। तो रेखा समिति भी किससे हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से दो है, LK झा समिति और रेखी समिति। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का सा अस्तित्व है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ऑप्शन सी। और 1993 में, कब? 1993 में। इसका उद्देश्य था कि गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्य के लिए संपत्ति निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना। शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। यह वर्षा दिसंबर से जनवरी माह में होता है, दिसंबर से जनवरी में। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपलब्धता पोटास की होती है और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। भारत में लगभग 25% भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी होती है। तो बहुलता किसकी होती है? पोटास की। अगला है माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 450 मीटर है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची सैंडल पीक चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 790 मीटर है सैंडल पीक की। अब है ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी एवं बैतरणी। ये दोनों जो है महानदी की सहायक नदी है। 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, चांगला दर्रा मेघालय ये गलत है, और बामेडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश यही भी सही है। चांगला दर्रा कहाँ है? चांगला दर्रा जो है वो आपका हो जाता है चांगला दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा, इसीलिए इसका मेघालय जो है वो गलत सुमेलित है। अब है दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 7664 किलोमीटर है और यह जो है काराकोरम के अंतर्गत आता है। सियाचिन में ही विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई शहर द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है और मुंबई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। किस पे? साल्सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दिए गए विकल्प में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहन में आपका पहले देख लेते हैं कौन कौन होता है। तो 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर है, लेकिन सिक्किम नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? तो अरामको तेल कंपनी जो है वो सऊदी अरब का है। किसका? सऊदी अरब का तेल कंपनी है और यह दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है। इस कंपनी को अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है।
पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। किसका? चट्टानों का। और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला है, दिए गए विकल्प में से कौन विलुप्त जाति के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है कस्तूरी मृग। ये जो है विलुप्त जाति का उदाहरण नहीं है, बाकी डोडो, डायनासोर ये दोनों जो है विलुप्त हो चुकी है, जबकि डोडो, डायनासोर विलुप्त जाति का उदाहरण है। अब है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? तो जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा हो जाती है तो ब्लैक फुट रोग होता है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली है। यह एवं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जबकि जल संसाधन जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अब है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो किया था 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। 12 किलो टन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथ का संबंधित क्वेश्चन है कि 50 नींबू 60 रुपया में बेचकर एक आदमी 10% खो देता है, यानी 10% का हानि हो जाता है। तो अगर उसको 20% लाभ चाहिए तो 20 रुपये में उसे कितने नींबू देने पड़ेंगे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 12.5 ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा 24 सही आंसर। अगला है, कुछ धनराशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं 2 गुनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो 10 वर्ष में स्वयं 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि √93 प्लस √32 प्लस √274 प्लस √225 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 आंसर इसका आ जाएगा। अब है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग किलो सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो यह अर्थ विभाग से संबंधित था। अमीर ए जुमला, बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला अर्थ विभाग से संबंधित था। और वकील ए कुल मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था। वकील ए कुल जो होता था वो मंत्रियों के कार्य का करता था। कोतवाल जो होता था वो नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। और अमीर ए जुमला बता ही दिए हैं कि अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। और इनका दर्शन क्या था निम्बकाचार्य का? तो द्वैतवाद जो है वो सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य का दर्शन था। अगला क्वेश्चन है कि अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया था? तो अरबों द्वारा सिंध पर 712 में आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कसीम के नेतृत्व में। और अरबों ने सिंध पर आक्रमण पहली बार किया था, उस समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत पर अरबों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला पहला सल्तनत कालिक शासक था। और इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे और इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने चलाया था। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो हेमिस मठ लद्दाख हो जाएगा। तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है।
बेंधी मठ बोधगया बिहार में है और नामग्याल मठ धर्मशाला है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, 11वें शिलालेख में। और पहला में क्या है? पहला में पशु बलि की निंदा है, छठा में दिया हुआ है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, और 9वां जो शिलालेख है उसमें है सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चीन में। रेशम बनाने का तकनीक का विकास या आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। और रेशम मार्ग का नियंत्रण करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण शासक था। कुषाण साम्राज्य में मार्ग पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हरिसेन की एक पुस्तक भी थी, उसका नाम था बाणभट्ट। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक से वो, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वंद्व शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सर लियोनी कर्टियस को द्वंद्व शासक का जनक माना जाता है और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का द्वंद्व शासक का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। तो दिया हुआ है कि लियाकत अली। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे, तो 1 का 4 हो जाएगा। खान बहादुर खां ये बरेली से थे। अजीमुल्लाह जो थे वो कहाँ से थे? फतेहपुर से थे। और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह जो है शिक्षा से है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। और इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छान कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। इस फिल्टराइजेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले को माना जाता है। तो अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत शिक्षा से है। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का संबंध केशव चंद्र सेन से है। इन्होंने इसके अंतर्गत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो आया था वो 18 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, ये मार्च में था, ये अप्रैल में था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर 2 दिसंबर 1919 को और जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को। तो सबसे पहले मार्च यानी रॉलेट एक्ट था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है कि भारत के संविधान का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर लाया गया था 1946 में। कब? 1946 में। और संविधान सभा का निर्माण संविधान बनाने के लिए किया गया था। अगला है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के शासन प्रणाली से लिया गया है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका सही आंसर है बंदी प्रतिरक्षीकरण। ऑप्शन डी। संविधान उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है कि विभिन्न रिटों में बंदी प्रतिरक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुलवर्क है। यह रिट सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल कितना है? 12 से 35 में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार का वर्णन है जिसमें कि 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है,
23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है कल्याण राज्य की स्थापना, ऑप्शन ए। यह जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व, और यह आयरलैंड से प्रेरित है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका मूल उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो कोई लिमिटेशन उसका नहीं है, वो जब तक चाहे, मतलब जब तक वो जहाँ रहना चाहे तब तक रह सकते हैं, जब तक कि उन्हें किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जाए या फिर वो सेवानिवृत्त ना हो जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा नहीं रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद की अस्थायी समिति जो नहीं है वो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी। लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति और लोक उपक्रम समिति संसद की अस्थायी समिति है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जब केंद्र की बात हो तो यह केवल लोकसभा में लाया जाएगा, केवल लोकसभा में। अतः केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रहती है जब इसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव का संबंध केवल लोकसभा से है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 132, 33 और 228 में संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और उच्च न्यायालय से ऐसे मुकदमों को जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, जो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई हो। अगला है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसी की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? मतलब कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो है वो राज्यपाल। संविधान का आर्टिकल 207 के अनुसार, आर्टिकल 207 के अनुसार संविधान में जो दिया है, विधानसभा में धन विधेयक जो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत की जाएगी। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? तो यह स्थानीय सरकार, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामले में जनता की सक्रिय भागीदारी होना, और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोचना के अधिकार पर। लोकतंत्र की सफलता मूलतः आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। सफल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पर नागरिक, समाज, प्रेस और मीडिया का दबाव बना रहे, और इसके लिए आलोचना का अधिकार नितांत आवश्यक है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आलोचना के अधिकार के समर्थक किए थे। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक हच के द्वारा। लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हच ने किया था, और इस तरंग का तरंगधर जो होता है वो 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻⁻2 मीटर तक के बीच होती है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? रेडियो में, टेलीविजन में, रडार में, टेलीफोन में, लघु रेडियो तरंग का। अब है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। प्रथम उत्तोलक श्रेणी में उत्तोलक में क्या होता है कि आलंब, भार और आयास के मध्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया साधारण तुला, कील उखाड़ने का हथौड़ा, कैंची, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो सभी, ऑप्शन डी, डायनमो, टारबाइन, पवन चक्की, ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब है कि गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? तो जी जो है एक अदिश राशि है, ये जो है औसत्य कथन है।
बाकी ये तीनों सही है। श्यानता ये गुरुत्वीय त्वरण g सदिश राशि है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो एक अदिश राशि है। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है वो घट जाता है। क्या श्यानता घट जाता है? श्यानता के कारण अणुओं के मध्य सस्मंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो द्रवों की अपेक्षा गैसों में बहुत कम होती है, और द्रवों के ताप में वृद्धि होने पर उसकी श्यानता घटती है, जबकि गैसों का ताप बढ़ने पर उसकी श्यानता बढ़ जाती है। प्रसारय तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। प्रसारय तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये सही है। यह अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है, ये भी सही है। कम तरंगदैर्घ्य के कारण मध्यम में अधिक दूरी तक जाती है, ये भी सही है। तो इसमें सारा कथन सत्य है, तो कोई भी स्टेटमेंट असत्य नहीं दिया है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओम का चालक है? तो इसका सही आंसर है सिल्वर। सिल्वर जो है ओम चालक वैसे चालक को कहा जाता है जो विद्युत धारा को ओम का नियम का परिपालन करता है, और तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड ये सब जो है वो ओम के चालक कहलाता है। और अर्धचालक में आ जाता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, धातु के वो चूर्ण होते हैं जो डायोड, ट्रांजिस्टर आदि विद्युत धारा के ओम के नियम का परिपालन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो इसका सही आंसर है जल का प्रकाश अपघटन के कारण। पौधे में जल प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल अपघटन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा जो है बढ़ते क्रम में इसका सही आंसर है। और धातु का क्रियाशील बढ़ते क्रम में पहले सोना होगा, फिर चांदी होगा, फिर पारा होगा, तांबा होगा, हाइड्रोजन होगा और सीसा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व ये जो हो जाएगा, ये कहलाएगा ओस्मियम। ऑप्शन नंबर ए, ओस्मियम जो है वो सबसे भारी तत्व है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 1.008, 12.0107 और 15.994 होता है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है 92 होता है, और परमाणु भार हो जाता है 238.0289 यूरेनियम का परमाणु भार हो जाता है, और सबसे प्रकृति में सबसे ज़्यादा भारी यूरेनियम होता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है? तो विद्युत अपघटय के रूप में पोटेशियम और साइनाइड का उपयोग किया जाता है स्वर्ण लेपन में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन का अनुपात पर निर्भर करता है, और भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव और टेम्परेचर के कारण सबसे पहले पीट कोयला जो 40% से कम कार्बन होता है उसमें, इसके उपरांत लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिनस, उसके बाद सर्वोत्तम कोटि के कोयले एंथ्रासाइड होता है, जिसका निर्माण होता है किसका? एंथ्रासाइड कोयला का निर्माण सबसे उत्तम श्रेष्ठ का कोयला माना जाता है, और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। अब है अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस आयन। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्लस मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये जल के अणुओं से संयुक्त होकर के हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की जीभ के किस भाग में
कुडुवाहट की संवेदना होती है। कुडु मतलब यानी करवाहट की, तीखा लगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछला भाग। मनुष्य के पिछले भाग में करवाहट की संवेदना होती है, जबकि जीव के अग्रभाग में मीठे, पार्श्व किनारे पर खट्टे और अग्र छोर पर क्या होता है, नमकीन का स्वाद की संवेदना होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है। तो प्रोटीन को पेप्टीन में पेप्सिन बदलता है। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन जो है वो विटामिन डी है, जो सूर्य के प्रकाश से उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक और श्वसन नालियां क्रॉस करती है। तो वो जो ग्रसनी से होता है। कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारे अंतःनस द्वार काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं और ग्रसनी में मुखगुहा एवं नसा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग का काम करती है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में मूत्रा अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो गाउट होता है। गाउट रोग जो है वो मूत्रा अम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण होता है और यह एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोराइड। कोराइड जो है वो रंजित पटल जिसको बोलते हैं, वो आंख में गोलक का दीवार को कोमल संयोजी उत्तक होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल और रंगायुक्त संखान्वित कोशिका होती है। इसके आधार पर किसी भी मनुष्य की आंखों का रंग निश्चित होता है। गोल कृमि एवं मानव परजीवी जो निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में गोल कृमि एवं मानव परजीवी हैं जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है। तो शेरशाही मस्जिद जो है वो बिहार का सबसे बड़ा मस्जिद है और बिहार के पटना में स्थित है। कहाँ, बिहार के पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसे कौन बनवाया था, शेरशाही मस्जिद को जो पटना में है उसे बनवाया था परवेज शाह, उसे बनवाया था परवेज शाह। और मकबरा शेरशाह का मकबरा अगर पूछा जाए तो वो सासाराम बिहार में है। विश्व स्तनपान दिवस किस माह में मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान दिवस जो मनाया जाता है वो अगस्त माह में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदना किस राज्य का लोक कला है। तो वो बिहार का है। गोदना जो है बिहार का है। और राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का मेहंदी और मांडना है। फिर महाराष्ट्र का हो जाएगा रंगोली, महाराष्ट्र का रंगोली है। और यहाँ का क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का चौकापुरना है, उत्तर प्रदेश का चौकापुरना है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है, कोयम्बटूर में है, जहाँ इसे ट्रेनिंग दिया जाता है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जिसे बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी और इसका स्थापना कब हुआ था, 1926 में किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में है। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या 54 है। तो ये था हमारा 100 प्रश्न जो यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। तो आप लोगों को प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।